नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं टोक्यो पैरालंपिक की खबर के साथ। यहां पर एक बेहतरीन दिन कल देखने को मिला कि जब दो गोल्ड मेडल हमारे हाथ में आ गए हैं। आपको बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल मिला। सुमित एंटिल ने जैवलिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। सुमित ने 68.55 मीटर जैवलिन फेंककर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इस जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सुमित से बात कर उन्हें बधाई दी। वहीं हरियाणा सरकार ने सुमित को 6 करोड़ रुपए का इनाम और सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी किया। वहीं शूटिंग में अवनी लखेड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड ही नहीं जीता बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। ओलंपिक इतिहास में अवनी पहली महिला हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और अवनी और उनकी कोच सुमा शिरूर से बात की हमारे सहयोगी विमल मोहन ने। भारत ने पैरालंपिक में अवनी के सहारे गोल्ड मेडल जीता और 13 साल बाद 2008 में बीजिंग में अभिनव बिंद्रा ने जीता था, तब राष्ट्रगान बजा था। और कुछ दिनों पहले नीरज चोपड़ा ने, और फिर टोक्यो में ही अवनी ने यह मौका दिलाया। अवनी, कितना बड़ा प्राउड मोमेंट है आपके लिए? Thank you so much. It is indeed very proud moment for me, and it was my dream to represent India in the Paralympics and win medal. So I'm very thankful and grateful for it. अवनी, क्या हुआ था शूटिंग में? हमने देखा कि आप नॉर्मली, जो पता चला है आप फास्ट शूटर हैं, लेकिन पहले 1.25 घंटे के शूटिंग में आपने पहला आधा घंटा जो है फर्स्ट सीरीज में ही आपका निकल गया, और उसके बाद 45 मिनट में बाकी आपने 5 सीरीज पूरी की। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट स्टार्ट। Then I took my short time and मैंने कंप्लीट कर दिया। सुमा, आपसे जब जाने से पहले बात हुई थी तो आप बहुत स्केप्टिक थे कि नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बात करूंगी क्योंकि जो ओलंपिक्स में शूटर्स ने नहीं जीता है, और अब अवनी ने, वो कितना बड़ा मतलब रिलीफ है, बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट तो है। डेफिनेटली मैं कहूँगी, एक जब आप खिलाड़ी के साथ जब काम करते हो तो डेफिनेटली यू वांट कि थोड़ा सा एक अच्छा परफॉर्मेंस रहे, क्योंकि खिलाड़ी खुद इतना मेहनत करता है, पूरा फैमिली वर्क्स, वो जर्नी इतना एक डिफिकल्ट जर्नी, और खिलाड़ी के साथ साथ हम भी लगे रहते हैं, द स्ट्रेस लेवल्स आर देयर। तो आई थिंक ये जो इवेंचुअली ओलंपिक्स के बाद पैरालंपिक्स जब शुरुआत हुई तब मुझे ज्यादा इसके ऊपर कमेंट नहीं करना था, एंड ऑनेस्टली मुझे आई वांटेड अवनी's राइफल टू डू द टॉकिंग, सो आई डिसाइडेड कॉन्शियसली दैट वी आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग दिस टाइम। बिल्कुल, और उनकी जो बंदूक है वो बोल रही है। अवनी, आपने कई जगह मेंशन किया, आपका मैं बायोडाटा जो आपने लिखा है वो उसमें पढ़ा था कि शॉर्ट आर्ट हिस्ट्री जो अभिनव बिंद्रा की है वो पढ़ के भी आप बहुत इंस्पायर्ड हुई। लेकिन जब अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 में, उस समय 7-8 साल की आप थी, तब आपने वो मोमेंट देखा था, वो राष्ट्रगान और उनको शूट करते हुए लास्ट शॉट 10.8? नहीं, मैंने बाद में हाइलाइट्स एंड रिकॉर्डिंग्स देखी है, बट उस टाइम पे इतनी समझ जैसे 2015 में जब आपने शुरू किया, आपने आर्चरी भी ट्राई की, शूटिंग भी ट्राई की, और फिर शूटिंग आपका फर्स्ट लव बन गया। क्योंकि मैंने दोनों 2015 के वेकेशंस में स्टार्ट किया था, तो मैं दोनों जगह गई थी, बट देन फर्स्ट डे से ही मेरे को ऐसे कनेक्शन फील हुआ, स्पेशली राइफल के साथ, और मैंने कुछ शॉट्स भी फायर करे तो मुझे काफी अच्छा लगा, तो फिर वहीं से मैंने कंटिन्यू करी राइफल शूटिंग। सुमा, अवनी के लिए अभी 3 और इवेंट है, कम से कम 2 इवेंट में जो यहाँ इनके पेरेंट्स से मेरी बातचीत हो रही थी, जयपुर से भी गंगानगर चले गए हैं, उनके ट्रांसफर हुआ है शायद,
तो वो कह रहे थे कि 2 और इवेंट जो है इनका बहुत स्ट्रांग है। आप बताएं 10 मीटर प्रोन और 50 मीटर किस इवेंट में आपको और लग रहा है कि हैट्रिक गोल्ड बना सकती है? मैं कहूंगी इस पैरालंपिक स्टेज में 4 इवेंट करना कोई मामूली बात नहीं है। तो हमारा फोकस मेनली 2 इवेंट पे हमने रखा हुआ है। तो पहला इवेंट आज हो गया एंड वी आर हम 3 पोजीशन इवेंट पर भी हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन बाकी 2 इवेंट हम एज एन एक्सपीरियंस शूट करने वाले हैं एंड वी विल सी हाउ। अब अवनी, सुमा आपके बारे में बता रही थी कि आप बिल्कुल, और सुमा आपके बारे में बता रही थी कि मतलब एक आम टीनेज गर्ल जैसा आपका बहुत सारा ड्रीम है, नॉवेल पढ़ती हैं और आप बहुत सारे मखाने लेकर वहां गई हैं, वहां पे मखाने आप खाती हैं और मखाना खा के अभी सेलिब्रेट किया इतना सारे इंटरव्यू के बीच में? तो नहीं, अभी तो मेरा ट्रेनिंग पे ही था। आज भी हमारी ट्रेनिंग थी, जो परसों मैच है उसके लिए। तो अभी कोई सेलिब्रेशंस नहीं है, अभी बाकी मैचेस पे फोकस है, उसके बाद में लेट्स सी। बिल्कुल, सेलिब्रेट तो आप बाद में करेंगे। आपकी मदर वहां गई हुई हैं और आपकी मदर, मुझे लोग बता रहे थे कि आप डे 1 से आपके साथ शूटिंग पे रही हैं। ये कितना बड़ा, मतलब आमतौर पे भी हम जब जाते हैं शूटिंग रेंज में मदर या फादर आते हैं, लेकिन आपके लिए उनका कितना बड़ा रोल है, मतलब ये समझा सके लोगों को। शी इज लाइक अ बैकबोन टू मी, मतलब मेरे अप्स एंड डाउन्स, मेरे गुड मैचेस बैड मैचेस सब में ही वो साथ में रही हैं। तो उनका सपोर्ट, जो उनके असिस्टेंस की भी नीड है मुझे। और सुबह अगर ओवरऑल आपको कहें कि मतलब शूटिंग से और भी क्या पदकों की उम्मीद है, न सिर्फ अवनी से, इस बार जो टीम गई है शूटिंग में 2016 और 2020 में जो नॉर्मल ओलंपिक्स है वहां पे मायूसी डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन अवनी का मेडल शूटिंग सर्किट के लिए बहुत बड़ा रिलीफ बन के आया है। डेफिनेटली, क्योंकि शूटिंग ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हम एज इंडियंस हम काफी स्ट्रांग है और आई थिंक काफी प्रेशर होता है शूटर्स पे, खास करके जो 10 मीटर आज का जो इवेंट था 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, हमेशा विमेन का इवेंट उनका पहला इवेंट होता है ओलंपिक्स में भी और पैरालंपिक्स में भी। तो इस पहले इवेंट में हमेशा बहुत ज्यादा प्रेशर होता है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अवनी ने आज बिल्कुल छोड़ा नहीं है एंड ऑफ कोर्स वी हैड अ वेरी जिटरी स्टार्ट, लेकिन उसने अपना शी डिडंट गिव अप एंड शी फॉट फॉर इट, उसको ओवरकम कर पाई। सो आई एम shooting as a whole for the entire community, I think it's very happy win for all of us. करेक्ट। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आपको मुझे पता है बहुत सारा सुबह से इंटरव्यू लाइंड अप है आपके लिए। अवनी, क्या है एक अनफुलफिल्ड ड्रीम जो है, मतलब ये बहुत कम उम्र है आपकी और मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि आपका ड्रीम सबसे बड़ा ड्रीम पूरा हो गया। कौन सा अनफुलफिल्ड ड्रीम है? अभी आई एम जस्ट थिंकिंग टू लिव द प्रेजेंट। तो मैं अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहती हूँ और हर चीज पे अपना 100% लेना चाहती हूँ। तो मैं फ्यूचर का इतना नहीं सोच रही, बस 1 स्टेप एट अ टाइम करके चल रही हूँ। चलिए, 1 स्टेप एट अ टाइम करके आप सोचें। और अभी जाहिर तौर पे आपसे जो मेडल की उम्मीद है, अगले जो इवेंट्स हैं आपके, वहां उम्मीद करते हैं कि आप फिर इसी तरह से सोना लेकर आएंगी। आपको अंदाजा नहीं है कि इंडिया में आपको लेकर क्या हलचल है यहाँ पे, जो थोड़ा बहुत आपको सोशल मीडिया से आइडिया होगा, लेकिन इंडिया में आप सुपरस्टार बन चुकी हैं। थैंक यू सो वेरी मच हमसे बात करने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं कर्नाटक की, जहां अब 6ठी से 8वीं क्लास वाले स्कूल भी खुलने जा रहे हैं। 9वीं से 12वीं के स्कूल पहले ही खोल दिए गए थे। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक केरल से आने वालों को 7 दिनों के अनिवार्य सरकारी क्वारंटीन में जाना होगा। अब 6ठी क्लास के बच्चे भी कर्नाटक के स्कूलों में दिखने लगे अगले सोमवार से, लेकिन उन्हीं जिलों में जहां 2% से कम कोविड पॉजिटिविटी रेट है,
हमने 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास को भी खोलने का फैसला किया है। स्कूल 6 सितंबर से खुलेंगे और सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ। यही नहीं, एहतियात के तौर पर केरल से आने वाले सभी लोगों को 7 दिन तक सरकारी क्वारंटीन में रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ निजी अस्पतालों और इससे जुड़े डॉक्टर्स ने विशेषज्ञों की अपनी एक टीम बनाई और कुछ सुझाव सरकार को दिए ताकि कोरोना वायरस के तीसरे संभावित वेव को नियंत्रण में रखा जा सके। फाना की समिति के कई अहम सुझाव हैं। अस्पताल अपने नजदीक के गली मोहल्लों के मरीजों के लिए बेड सुनिश्चित करें, होम आइसोलेशन को मजबूत किया जाए और साल के अंत तक वैक्सीन की कम से कम 1 डोज सभी लोगों को दी जाए। देखिए, जो भी पैसा लेके वैक्सीन लेने वाले थे वो सब ले चुके हैं। अभी जिसको वैक्सीन ज़रूरत है वो सारे मजदूर लोग हैं, इसलिए पेड वैक्सीन का जो डिमांड है कम हो गया है। 25 लाख के ऊपर हमारे स्टेट में जो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन लेबरर्स है उनको और उनके फैमिली के लिए जो वैक्सीन चाहिए वो प्राइवेट कोटा के अंडर जो अवेलेबल है वो सारे वैक्सीन कर्नाटक सरकार खरीदने के लिए हमको कहा हुआ है। हमारे जो नागरिक है कर्नाटक के सबको एक कम से कम दिसंबर के अंदर 1 डोज वैक्सीन मिल जाता है तो ये तीसरी वेव जो है वो काफ़ी जो सीवियरिटी कम हो जाएगी। तकरीबन 6.25 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में अब तक दूसरी डोज 1 करोड़ लोगों को ही लग पाई, यानी पूरी आबादी के टीकाकरण के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, NDTV इंडिया।